नमस्कार, कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडिसेस पे निफ्टी बैंक पे एक्सपायरी माइनस डे वेडनेसडे को आपकी अप्रोच मिड सेशन में क्या हो, टुवर्ड्स क्लोज तक क्या रहे, सब पे करेंगे बातचीत इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज से राजेश पाल भी होंगे इस कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए। राजेश, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। मैं आता हूँ आपके पास, बातचीत करता हूँ और उससे पहले जरा इंडिसेस के लेवल्स को देखते हैं, मॉर्निंग की अप्रोच को समझते हैं और जो इंटरडे बिल्डअप हुआ है, स्टैट्स में जो परिवर्तन हुआ उसको थोड़ा सा गेस करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या इंडिकेशन दे रहा है। इट्स 25493। आप ही कह सकते हैं कि आप दिन के लो से अप्रॉक्सीमेटली 30 पॉइंट ऊपर हैं और दिन के हाई से अप्रॉक्सीमेटली 100 पॉइंट नीचे हैं। देखिए कल उपहार के स्वरूप और स्टैट्स में हमें एक चीज़ मिली थी और वो थी सेलिंग, एफआईएस की सेलिंग, कैश, इंडेक्स, स्टॉक फ्यूचर्स। और एक बात और जिसको लेकर मैंने आपको सुबह कल आगाह भी किया था, आज सुबह, कि एफआईएस ने शॉर्ट पुट अपनी कम की है। शॉर्ट पुट क्या होता है? शॉर्ट पुट होता है बेस, मतलब अगर 25-500 की पुट बेची तो वो नहीं टूटेगा, लेकिन कल उन्होंने शॉर्ट पुट कमजोर की, मतलब कम की थी। आज सुबह एक क्लियर सेंस था, अपने रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा। हमारे पास एक डिफाइंड ट्रजेक्टरी है और मैंने ये भी नहीं कहा था कि आज सेल और राइज बाय और डिप्स, नहीं, मैंने कहा था एक रेंज को ट्रेड करना है आपको। अब आप ऊपर सेल कीजिए, नीचे बाय कीजिए। रेंज का हायर एज था, इट वाज 2588 एंड 619, एग्जैक्टली यही डी हाई है। यहीं से गए, कोलैप्स हो गए। और एक और चीज कही थी, हमें रेंज के लोअर एज पे बाय करना है। जरा प्लीज लोअर एज लेके आइए। बेस क्या था? बेस था 25463। निफ्टी का इंट्राडे लो है 63, यही है लो, एक बार, यस 63.4, एग्जैक्टली यही लो है। इस पॉइंट ने एक रिवर्सल जनरेट किया। अभी तक शायद रिवर्सल शब्द का इस्तेमाल मैंने ज़्यादा एग्रेसिव कर लिया। एक छोटा सा पुल बैक दिया है, बट ये कितना सक्सीड होगा, कितना सक्सीड नहीं होगा, आइए इसको जज करते हैं स्टैट्स के तौर पे। बट मोर और लेस इंडेक्स ने उस बेस 1 और RS1 में ही अपने आप को रेस्ट्रिक्ट रखा है। अभी जो हमें स्टैट्स कल मिले थे उसमें जनाब दायरा था 25,600, 25,500, दो पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स थे। बट अब स्टैट्स में थोड़ा परिवर्तन है। एक कॉल क्या बात की हमने भी कि कल पुट्स ने एग्जिट किया, शॉर्ट पुट ने एग्जिट किया। अब वो जो कॉल राइटर 25,600 पे था वो बहुत एग्रेसिवली नीचे आया है और 25,500 की कॉल में अब आउटस्टैंडिंग वाइट 1.5 करोड़ जो इंटरडे बिल्डअप हुआ है वो 2.25 करोड़ पहुंच गया, एंड दैट्स ह्यूज। और आप मान के चलिए कि ये बहुत एग्रेसिव और बहुत जल्दी हुआ है। इसे कहते हैं कंप्लीट चेंज इन स्टैट्स, बहुत जल्दी हुआ है। और आपके स्क्रीन पर आप देखिए कि 25,500 की पुट अभी भी करीब 1 करोड़ 60 लाख का आउटस्टैंडिंग वाइट होल्ड करती है। 25,500 की पुट के अगेंस्ट 25,400 की पुट लगभग 1.25 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाइट होल्ड करती है, यानी करीब हो गया ये 2.74। अभी भी ये इंडिकेशन दे रहा है कि 450, 400 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। स्टैट्स में परिवर्तन है, स्टैट्स में झुकाव नीचे की तरफ और आ गया है, तो 2 पॉइंट्स हो गए। कल पुट में एग्जिट, दूसरा कॉल राइटर्स का नीचे आना, विच सिंपली इंडिकेट्स थोड़ा सा बायस नेगेटिव है। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं अपने तजुर्बे से, ओवर एक्साइटमेंट ऑफ कॉल राइटर्स ओवर एक्साइटमेंट ऑफ कॉल राइटर्स जो होता है ना, वो एक बार कॉल राइटर्स को ट्रैप करता है। बट प्लीज इस कथन में मत जाइएगा, जस्ट गो विद स्टैट्स। बट ओवर एक्साइटमेंट ऑफ कॉल राइटर्स को ट्रैप करता है, एंड स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट, एक बात के मद्देनजर कि निफ्टी बैंक अब डे लो पर है, बट डे लो की एक डेफिनेशन है, दैट्स एग्जैक्टली पुट राइटर्स जोन। 57,000 पे मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग OI प्लेस्ड है बैंक निफ्टी की मंथली कॉन्ट्रैक्ट का। ये पोजीशनिंग थोड़ी सी याद रखिएगा, एक रिवर्सल जनरेट करने के लिए कैपेबल है। स्टैट्स में आप देखता हूं जरा प्लीज दिखाइए स्टैट्स। सुबह बातचीत सिंपली यही हुई थी कि एज ऑफ नाउ हमें जो एक हमारे पास सिंगल फंडा है बैंक निफ्टी में टू ट्रेड बैंक निफ्टी इज टू बाय क्लोजर टू 57,000। वहीं पे पुट राइटर्स हैं और आपका अलाइन जो है ना 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो 57 के काफ़ी नज़दीक हो गया। आई थिंक इट सीम्स लाइक 56,900 वो है 10 डे का जोन। सो 10 डे का जोन 57,000 का पुट राइटर, ये एक
इंपॉर्टेंट बेस है। अभी भी 2,64,000 पुट बिकी है वहाँ पे, एंड अभी भी ये एक साइजेबल ओआई होल्ड करती है 12,31,000 का। हाँ, एक बात अच्छी है कि कॉल राइटर्स ने अगर एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप लिया है ना, तो वो 57,500 की स्ट्राइक पे है, नियरेस्ट स्ट्राइक पे नहीं, 57,200 पे, 300 पे, 400 पे नहीं, 500 पे है। सो अगर यहाँ से पुल बैक आता है तो इट होल्ड्स पोटेंशियल ऑफ स्ट्राइकिंग 57,500 ऑन द हायर साइड। चलते हैं अब राजेश पालवी जी के पास। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। राजेश जी, आज सुबह आईटी ने एक स्ट्रॉन्ग पुश प्रोवाइड किया था और आई थिंक एक समय निफ्टी आईटी वाज अप अबाउट 1.6%, हालांकि वो भी सिंक हुआ, बट निफ्टी आईटी का 200 डिमा की ट्रेजेक्ट्री के ऊपर होल्ड करना, बैंक निफ्टी का 57, 100 के पुट राइटर्स के जोन के पास होना, अभी आप मतलब आपको कन्विंस क्या कर रहा है? यहाँ से शॉर्ट ट्रेड कन्विंस कर रहा है, आपको एक लॉन्ग ट्रेड कन्विंस कर रहा है, कंसिडरिंग रिस्क रिवॉर्ड रेशो, कर क्या रहे हैं आप इंडेक्स पे इस वक्त? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए, सेटअप के हिसाब से तो हम लॉन्ग साइड के ट्रेड को ही यहाँ पे अभी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और हमें लगता है अभी भी यहाँ पे निफ्टी में जरूर एक हायर साइड से डिप मिला है, लेकिन ये कंट्रोल्ड फॉल जिसको हम बोल सकते हैं वो कैटेगरी में ये करेक्शन या एक फॉल देखने को मिला है निफ्टी में। हमारा व्यू है जब तक हम 25,350 के ऊपर सस्टेन है, जब तक छोटी मोटी गिरावट को बाय ही करना है। अगर हम देखें बाकी दूसरे सेक्टोरियल इंडाइसेस, वहां पे अगर हम देखें तो आईटी इंडेक्स एक कंफर्टेबली 50% रिट्रेसमेंट के ऊपर सस्टेन कर रहा है। मेटल इंडेक्स में आज देखें एक अच्छा मूव यहाँ पे बना हुआ है। ऑटो इंडेक्स, रियल एस्टेट इंडेक्स, और ये सारी इंडेक्स में अगर हम देखें तो पिछले दिनों में एक काफी अच्छे टेक्निकल सेटअप बन के उभरे हैं, और यहाँ पे नियर टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट है, तो जो एक साइन है कि ब्रॉड बेस्ड बाइंग एक्शन या एक पूरे मार्केट में अगर हम देखें तो एक सेंटिमेंट जो इम्प्रूव हुआ है बाइंग साइड पे, और सारे अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स में भी एक बाइंग बनी है, वो क्लियरली दिखाता है कि एक बड़े मूव के लिए निफ्टी यहाँ से तैयार होते हुए दिख रहा है। हो सकता है हम कुछ समय के लिए कंसोलिडेट करें एक रेंज में 25,350 और ऊपर में 25,650, ये दायरा हो सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन 25,650 के ब्रेकआउट के बाद हमें लगता है निफ्टी यहाँ से 25,800, 26,000 की तरफ बहुत जल्द बढ़ते हुए दिखेगा। तो बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति रखेंगे इंडेक्स पे। निफ्टी में अगर हमें 25,450 के आसपास निफ्टी स्पॉट मिलता है तो वहां बाय करें। स्टॉप लॉस रखें करीब यहाँ पे 25,400 का। अपसाइड में हम टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे वापस 25,550, 25,600 की तरफ, वहां पे प्रॉफिट भी बुक करेंगे। बड़ा ब्रेकआउट बनेगा 25,650 पे, वो ब्रेकआउट के बाद ये रैली फिर 25,800, 26,000 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगी। वही बैंक निफ्टी में देखें तो 57,100 जो कि मेजर पुट बेस कॉन्सेंट्रेशन है, या जो पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में हमने एक्टिविटी देखी उसके हिसाब से 57,100, 57,000 के स्ट्राइक पे जो सपोर्ट है उसके आसपास ही अब बैंक निफ्टी भी ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो हमें लगता है ये एक सपोर्ट के आसपास बैंक निफ्टी में भी एक करेक्टिव मूव में उसके आसपास ही अब ट्रेड कर रहा है। अगर ये 57,100, 57,000 के लेवल को डिफेंड करने में कामयाब होता है इस वॉलेटिलिटी में, तो यहाँ पे भी हमें लगता है कि एक पुल बैक वापस बनेगा। बट ऑन द हायर साइड 57,600 इसके लिए इमीडिएट सप्लाई जोन है। 57,600 अगर क्रॉस करता है तो फिर ये 58,500 की तरफ रैली बनेगी, बट इंडेक्स का ओवरऑल व्यू अभी यहाँ पे भी बुलिश है जब तक हम 56,700 के नीचे नहीं टूटते हैं। जब तक हमें लगता है कि बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर जिस तरीके से बना हुआ है ये भी एक बड़े मूव के लिए तैयार होते हुए दिख रहा है। ओके, जैसे ही आपने उस शब्द का इस्तेमाल किया ना राजेश जी, दैट कंट्रोल्ड, मैं आपकी रणनीति को समझ गया था कि टिल द टाइम स्टिल आप कंसिडर कर रहे हैं इस डिप को अ कंट्रोल्ड डिप। अ कंट्रोल्ड डिप वो होता है जो कि एवरेजेस के आसपास आके रिस्पेक्ट दे, रिवर्सल में तब्दील हो जाए। एक कंट्रोल डिप वो होता है जो कि पुट राइटर्स के जोन के आसपास जाके बाइंग अट्रैक्ट करे अपनी तरफ से। तो राजेश जी ने वही कहा इस बात को, मोर लेस सेम व्यू, सेम ओपिनियन। बस राजेश जी का अपर थ्रेशोल्ड पॉइंट है 25,650, मैं उसको 619 मान के चल रहा हूँ, एंड मोर और लेस बैंक निफ्टी पर भी यही सोच है। राजेश जी, अब आते हैं स्टॉक्स पे। क्या पिक करें आप? 3 स्टॉक्स फ्यूचर्स आपके इस वक्त के? तीनों स्टॉक आइडिया बाय साइड के हैं, और जैसा कि अभी हमने बताया भी कि मेटल एक सेक्टर है जहां पे हमें लग रहा है कि ये एक अच्छे मूव की तैयारी होते हुए दिख रही है। सभी मेटल स्टॉक्स में एक अच्छी बाइंग बनी, तो पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है हिंडाल्को। यहाँ पे प्रीवियस वीक में ही देखें तो एक अच्छा बड़ा ब्रेकआउट और काफी स्ट्रांग बुलिश कैंडल यहाँ पे बनते हुए दिखी, और हिंडाल्को का अगर सेटअप देखें तो यहाँ पे
डेटा में भी यहाँ पे पॉजिटिविटी बनी है, लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे बने हुए हैं। हमें लगता है हिंडाल्को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। हिंडाल्को के सेटअप के हिसाब से हमें लगता है यहाँ पे जो टारगेट बन सकता है फ्यूचर में, वो आना चाहिए करीब 735-740 की तरफ। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 697 के आसपास। दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो फार्मा स्पेस से, और उसमें जहां एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है वो है बायोकॉन का। डेली वीकली टाइम फ्रेम पे एक फ्रेश ब्रेकआउट बायोकॉन के स्ट्रक्चर में बनते हुए दिखा है, और जिस तरीके का ब्रेकआउट है, हमें लगता है बायोकॉन में ये मूव अब यहाँ से 395 400 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस रखना होगा यहाँ पे करीब 360 के आसपास। तीसरा स्टॉक अगेन बाइंग साइड में, और उसमें जो आज फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है वो है टाटा कम्युनिकेशन का। आज जिस तरीके से गैप अप ओपनिंग के बाद स्टॉक ने अपनी गेन को और मजबूत किया है, 1800 के ऊपर अब कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। टाटा कम्युनिकेशन हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है। ये स्टॉक में अब नेक्स्ट टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आ सकते हैं 1870 1900 की तरफ। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1765 के आसपास। ओके, ट्रेड्स पूरे हो गए यहाँ पर, और बायोकॉन बहुत शानदार मूव इसने जनरेट किया। एक एक करके ट्रेड रखिएगा। टाटा कम्युनिकेशन एट 1801 एट डे हाई, दिन के सर्वोच्च रुपये के ट्रेड करता हुआ ये आपकी कॉल्स में शुमार है। कॉल्स अब आएंगे लेवल्स टू लेवल। बायोकॉन फ्यूचर्स 395-400 का लक्ष्य और 360 का स्टॉप लॉस, 371 पर ट्रेड करता हूँ। मेरी टीम में भी था आज। प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग थे। हिंडाल्को फ्यूचर्स 735-760 का लक्ष्य पे, 697 का स्टॉप लॉस यहाँ पे, और तीसरा स्टॉक ये टाटा कम्युनिकेशन। अच्छा, निफ्टी अब थोड़ा सा 25,500 को स्ट्राइक करता हुआ, मैं एक बात फिर कह रहा हूँ, हम उसी ट्रेड चैनल पर फोकस करेंगे जो कि सुबह डिस्कस की गई थी। स्लाइटली बायस एज पर द ऑप्शन स्टैट्स नेगेटिव हो गया था, बट फिर कह रहा हूँ दैट टर्म जो कि मैंने यूज़ की थी, ओवर एक्साइटमेंट ऑफ कॉल राइटर्स या फिर कुछ भी किसी भी डायरेक्शन में एक रिवर्सल का बहुत बड़ा संकेत होता है। एक बार जरा इंडेक्स के कंट्रीब्यूटर लिखे आइए, क्योंकि निफ्टी आईटी जो है ना वो थोड़ा सा फिर दमखम पकड़ रहा है, और लोअर ट्रेजेक्ट्री से कर्व निफ्टी आईटी का अच्छा है, दैट्स डूइंग वेल। और निफ्टी आईटी सुबह वो आई थिंक बड़े मूव के बाद थोड़ा कोलैप्स हुआ, बट जानते हैं एक चीज़ प्रभावित कर रही है, वो है इसका प्लेसमेंट इटसेल्फ अबाउट 200 डे एक्सपोनेंशियल, दैट्स गुड। खैर, मैं विषय को चेंज करता हूँ, जरा इंडसइंड बैंक लेके आइए एक बार। और इंडसइंड बैंक का एक कन्विक्शन सा बन रहा था कि शायद एक बेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है अबाउ 100 डे एक्सपोनेंशियल, विच डेली चार्ट्स पे एक बार 100 डे में रख दीजिएगा। और ये एक्टिविटी हुई थी, आप लगभग समझ लीजिएगा कि 25 सितंबर 2024 के बाद पहली बार, पर धीरे धीरे फिर कोलैप्स होता हुआ। श्रेया हमारे साथ हैं, और एग्जैक्टली इस पर एक रिपोर्ट आई है आज, उस पर बातचीत करते हैं। श्रेया, क्या कहा गया इस रिपोर्ट में? हम सबको मालूम है कि बीता एक साल इनके लिए बहुत अच्छा नहीं रहा, रोज़ ब रोज़ महीने दर महीने एक नेगेटिव खबर। क्या इम्पैक्ट इन्हीं का बिजनेस एनवायरनमेंट पे इनके पड़ रहा है, ऐसा कुछ इस रिपोर्ट में कहा गया है? बिल्कुल सही बात कही आपने वीरेंद्र जी। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है और उन्होंने डाउनग्रेड कर दिया है। पहले न्यूट्रल की कॉल रखी थी, उन्होंने डाउनग्रेड करके सेल की कॉल आ गई है। टारगेट प्राइस भी काफ़ी नीचे का रख दिया, आपके स्क्रीन पर इस वक्त होगा। टारगेट प्राइस 722 का रखा हुआ है, यानी कि 18% का डाउनसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है इंडसइंड बैंक में। और हालांकि इंट्राडे में 3% तक ये टूटा, अभी थोड़ा सुधर कर 1.5% की गिरावट आपको इंडसइंड बैंक में देखने को मिलेगी। जो बातें आपने कही, गोल्डमैन सैक्स ने भी उन्हीं को उजागर किया है। दिक्कत भरा साल रहा इंडसइंड बैंक के लिए, काफ़ी ज़्यादा विवादों में घिरा रहा, जिससे इसकी ब्रांडिंग पर इम्पैक्ट हुआ है। डेरिवेटिव रेगुलेटरीज के अलावा आप बात करें, इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप, गवर्नेंस और ऑडिट फेलियर ने कहीं ना कहीं इसके ब्रांडिंग पर असर किया है। अब इससे क्या होगा, तो बैंक की आगे की ग्रोथ जो है वो धीमी होने की संभावनाएं हैं। रिटर्न ऑन एसेट भी घटने की पूरी उम्मीद जता रहे गोल्डमैन सैक्स। इसके अलावा उन्होंने ईपीएस का अनुमान भी घटा दिया है फिनेंशियल ईयर 2627 के लिए। फिनेंशियल ईयर 26 के लिए इन्होंने ईपीएस का अनुमान 25% घटा दिया है। वहीं फिनेंशियल ईयर 27 के लिए इन्होंने 17% घटा दिया है। इसके अलावा जो मेजर कंसर्न्स हैं उनके, एक तो ये है कि फंडिंग कॉस्ट बढ़ रहा है, यानी कि जमा पर ब्याज खर्च ज़्यादा बढ़ रहा है।
ब्याज से मिलने वाली आय यानी कि यील्ड की बात करें तो वो भी कमज़ोर है, ये एक नेगेटिव ट्रिगर है। यहाँ पे कंसर्न्स देखने को मिल रहे हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी यहाँ पर दबाव देखने को मिलेगा। तो उम्मीद के कारण, जैसा कि उम्मीद लगा रहे थे कि इंडसइंड बैंक एक सुधार की स्थिति यहाँ पे देखने को मिल सकती है, वो अभी गोल्डमैन सैक्स की तरफ से आता हुआ नजर नहीं आ रहा। और इसी की वजह से वैल्यूएशन बुक वैल्यू से भी नीचे आ सकता है। तो वैल्यूएशन बुक वैल्यू से भी नीचे आ सकता है, ये एक और नेगेटिव ट्रिगर है जो अभी फिलहाल इंडसइंड बैंक को एक रेड फ्लैग बना रहा है, इसलिए सेल की कॉल। ओके, सेल कॉल ऑन इंडसइंड बैंक, गोल्डमैन सैक्स का रिव्यू यहाँ पर, और टारगेट है 722 का। ओके, शुक्रिया श्रेया इस पूरी बातचीत के लिए। अच्छा, इंडसइंड बैंक पे एक टेक चेक लेते हैं। राजेश जी, आपका सेंस क्या कह रहा है? आई मीन, मान लीजिए मैं ही लॉन्ग होल्ड कर रहा हूँ, या फिर कोई भी लॉन्ग अगर होल्ड कर रहा है जिसने लोअर ट्रेजेक्टरीज पे पिक किया था, 650, 680 और माइट बी 700, 800, आपका एक रीजनेबल स्टॉप लॉस कहाँ पे आएगा? क्योंकि जिन्होंने भी एक रिस्क लिया, रिवॉर्ड अच्छा मिला, बट यहाँ से ट्रेजेक्टरी क्या लग रही है? एक जोन जहाँ पे स्टॉप लॉस प्लेस होने चाहिए आपके सभी लॉन्ग ट्रेड्स के लिए? तो आई थिंक सिंपल टर्म में बात करें तो 20 डे मूविंग एवरेज पे मैं अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस करने की सलाह दूंगा। लाइक 840 स्टॉप लॉस होंगे जिन्होंने भी लोअर साइड पे बाय किया। अगर ये 840 के नीचे फिसलता है तो फिर थोड़ा अनवाइंडिंग का प्रेशर और बढ़ेगा। अदरवाइज मुझे लगता है कि 840 इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट एंड क्रिटिकल सपोर्ट है। ये जो ट्रेजेक्टरी हमने देखी है पिछले दिनों में, स्टॉक एक अच्छा मोमेंटम जो जनरेट किया है, अब जरूर यहाँ पे एक डाउनग्रेड के चलते थोड़ा सा प्रेशर तो बना है, लेकिन 840 का स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करना चाहिए अगर आपने अभी भी पोजीशन होल्ड करी हुई है तो। ओके, 840 रीजनेबल स्टॉप लॉस है जहाँ पे करीब करीब आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। अब बात करते हैं ऑप्शन ट्रेड्स के बारे में, और राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं? स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, क्या इम्प्रेस कर रहा है आपको सेकेंड हाफ के लिए? आई थिंक वीरेन जी, केमिकल बास्केट में एसआरएफ के मोमेंटम को चेस करने की सलाह रहेगी। और हमें लगता है जिस तरीके की एक कंटिन्यूटी बनी हुई है, ये स्टॉक में हमें लग रहा है 3400-3500 की तरफ ये मूव बढ़ते हुए दिख सकता है। 3300 का कॉल ऑप्शन एसआरएफ का, जो कि ट्रेड कर रहा है 93-94 रुपीज के आसपास, ये बाय करने की सलाह है। हमें लगता है एसआरएफ में जिस तरीके के सेटअप बने हुए यहाँ फर्दर आउट परफॉर्मेंस रहेगा। इस कॉल ऑप्शन के टारगेट हमें लग रहा है 125-130 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। तो एसआरएफ का 3300 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 70 रुपए के आसपास। ओके, एसआरएफ, राजेश जी आप यकीन मानिए मैं कुछ देर पहले ही सेंस कर गया था आप एसआरएफ लेंगे। टिक बाय टिक चार्ट्स इसके ना जिस प्रकार के थे, और आपकी जो चॉइस ऑफ स्टॉक्स है उसको थोड़ा मैं भी समझता हूँ। एसआरएफ की 3300 की कॉल, और बेस्ट प्लेसमेंट इन केमिकल एज ऑफ नाउ, यस एसआरएफ। और एक जो इसकी राइजिंग चैनल थी, राइजिंग चैनल को भी डोमिनेट करके उस चैनल से बाहर निकलता हुआ 3300 की कॉल 9560 पे ट्रेड कर रही है। 120-130 के लक्ष्य के लिए बाय करें। राजेश बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, और सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पे आ रखिए। एक ब्रेक, और आपसे अगली मुलाकात होगी 2 बजे कमाई का अड्डा में। तब तक के लिए